Hello student, welcome to physics online classes of Symbiosia School. Today we will discuss about the topics law of conservation of linear momentum, scalar and vector treatment, and second is equilibrium of a particle. So law of conservation of linear momentum और momentum, इसको आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि किसी भी बॉडी का जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। यानी कि कोई भी दो बॉडीज़ या कोई सिस्टम है तो उसका बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम आप लोगों को याद होगा कि मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी का। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका मोमेंटम होगा और जितनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा उसका मोमेंटम होगा। तो सपोज़ करिए कि दो बॉडीज़ हैं और दो बॉडीज़ आपस में टकराती हैं, तो जब दो बॉडीज़ वो मूव कर रही थी तब उनका टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद उनका टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं होता है। हम ये कह सकते हैं कि 2 + 4 ये आपका बिफोर कोलिजन था और कोलिजन के बाद आपका हो गया है 4 + 2। तो टोटल क्या रहा? टोटल तो आपका 6 यहाँ था और 6 यहाँ था, तो टोटल आपका सेम ही रहा, इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं रहा। तो इसी तरीके से जो टोटल था वो क्या रहा? कंजर्व रहा, वो कांस्टेंट रहा। तो इसी तरीके से जो मोमेंटम होता है टक्कर से पहले और टक्कर के बाद, वो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, वो कंजर्व रहता है, वो सेम उसकी वैल्यू वही रहती है। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि वो सिस्टम किसी और चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, उस पर कोई और अलग से फोर्स नहीं लग रहा है। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व when two or more bodies act upon one another, their total momentum remains constant provided no external force are acting on them। जब दो और दो से ज़्यादा बॉडीज़ आपस में टकराती हैं तो उन सारी बॉडीज़ का टोटल मोमेंटम सेम रहता है और ये उस कंडीशन में सेम रह सकता है जब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। आपस में वो बॉडीज़ एक दूसरे पर फोर्स लगाएं वो चलेगा, बट उस पर अलग से कोई और फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो टोटल मोमेंटम है वो क्या है? कंजर्व है। जैसे कि जब आपने स्ट्राइकर से किसी कैरम की गोटी को हिट किया तो कोलिजन से पहले उन दोनों गोटीज़ का जो मोमेंटम था वो, और कोलिजन के बाद उन दोनों गोटीज़ का जो मोमेंटम था वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर एक और आपको यहाँ पर डायग्राम शो हो रहा है। यहाँ पर एक बड़ी कार है और एक छोटी कार है। तो आपने देखा कि बड़ी कार ने छोटी कार को क्या किया है? हिट किया है। तो हिट करने से पहले इन दोनों गाड़ियों का टोटल मोमेंटम और हिट करने के बाद इन दोनों गाड़ियों का टोटल मोमेंटम सेम रहेगा। तो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। सपोज कर लिया कि हमने कि जो मास है बड़ी गाड़ी का वो कितना है? m1 है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? u1। छोटी गाड़ी का मास है m2 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। और हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी है कि u2 जो है वो लेस देन है u1 से, यानी कि बड़ी गाड़ी की वेलोसिटी है वो ज़्यादा है और छोटी गाड़ी की वेलोसिटी कम है। अब सपोज बोथ कार कोलाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम t। अब दोनों कार्स में बहुत छोटे टाइम के लिए क्या हो गया है? कोलिजन हो गया है। बहुत छोटे से टाइम के लिए क्या हुआ है? कोलिजन हुआ है, टक्कर हुई है उसमें। सो ड्यू टू द कोलिजन द वेलोसिटीज विल चेंज, क्योंकि मास तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा तो क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होगी। तो अब वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो हमने सपोज कर लिया कि टक्कर होने के बाद वेलोसिटी जो है वो v1 और v2 हो गई है, यानी कि बड़ी गाड़ी की वेलोसिटी हो गई है v1 और छोटी गाड़ी की वेलोसिटी हो गई है v2। सो सपोज दैट ड्यूरिंग कोलिजन द बिगर कार एक्सर्ट अ फोर्स F21, यानी कि जो बड़ी कार है वो फोर्स लगाती है F21 फोर्स लगाती है ऑन द स्मॉलर कार। F21 फोर्स लगा रही है बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी पर। द स्मॉलर कार एक्सर्ट अ फोर्स, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन के अकॉर्डिंग छोटी कार भी बड़ी गाड़ी पर फोर्स लगाएगी और उस फोर्स को हमने लिखा है F12 ऑन द बिगर वन।
When the force F21 act on the smaller car, the velocity will change from u2 to v2. जब बड़ी गाड़ी ने या बड़ी कार ने छोटी कार पर फोर्स लगाया तो उसकी जो वेलोसिटी थी, जो स्टार्टिंग में u2 थी, अब वो हो गई है चेंज होकर v2। तो जब वेलोसिटी मतलब u2 से v2 चेंज हो गई है तो उस पर जो फोर्स होगा, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो उस पर फोर्स होगा, यानी कि फोर्स इक्वल्स टू होता है चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर F21 फोर्स होगा, उसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द स्मॉलर कार, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द स्मॉलर कार, क्योंकि यहाँ पर बड़ी गाड़ी ने स्मॉल गाड़ी छोटी गाड़ी पर फोर्स लगाया है, तो छोटी गाड़ी की वेलोसिटी में चेंज हुआ है, u2 से v2 चेंज हुआ है। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो फोर्स आएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द स्मॉलर कार। इसी तरीके से एक्शन रिएक्शन लॉ के अकॉर्डिंग जब छोटी ने रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब छोटी गाड़ी ने भी बड़ी गाड़ी पर फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी में भी चेंज हुए और उसकी वेलोसिटी हो गई है u1 से v1। तो इस फोर्स को हमने लिखा है फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड, यानी कि छोटी गाड़ी ने बड़ी गाड़ी पर फोर्स लगाया है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड। तो ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट बॉडी, चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट बॉडी। फर्स्ट बॉडी का मतलब है जो चेंज इन मोमेंटम हुए हैं बड़ी कार में वो, तो बड़ी कार में जो चेंज मोमेंटम हुए हैं, तो मास में तो कोई चेंज नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ है, वेलोसिटी उसकी u1 से v1 हो गई है। तो ये हमने सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये कर दिया। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन क्या होता है, रिएक्शन के इक्वल्स होता है। तो हमने यहाँ पर F21 इक्वल्स टू F12 और ये वाली वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट किया। अब इन दोनों वैल्यूज़ में आप देखेंगे ये t से t कैंसिल हो गया, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा m2 v2 माइनस u2 इक्वल्स टू m1 v1 माइनस u1। इसको ब्रेक कर लीजिए, ओपन करके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, v1 को एक तरफ कर लीजिए और u1 को एक तरफ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब जब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये क्या है, फर्स्ट जो टर्म है ये वाला, ये बड़ी गाड़ी का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन और ये छोटी गाड़ी का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। इसी तरीके से यहाँ पर राइट हैंड साइड पर ये बड़ी गाड़ी का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और ये छोटी गाड़ी का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन। तो दोनों गाड़ियों का जो इनिशियल मोमेंटम था, यानी कि टोटल मोमेंटम जो दोनों गाड़ियों का इनिशियल था, वही मोमेंटम उनका फाइनल में भी रहा है। जबकि टक्कर हो गई है तो टक्कर से पहले जितना मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम है उनका टक्कर के बाद, तो टोटल मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि मान लीजिए छोटी गाड़ी का मोमेंटम था टक्कर से पहले 4 और बड़ी गाड़ी का मोमेंटम था 8। अब छोटी गाड़ी का मोमेंटम हो गया है 8 और बड़ी गाड़ी का हो गया है 4, तो 12 इधर भी रहा 12 इधर भी रहा, इसमें कोई भी टोटल में चेंजेस नहीं हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है, ये क्वांटिटी जो है वो टोटल जो क्वांटिटी है वो क्या रही है, कंजर्व रही है या कांस्टेंट रही है। तो यहाँ पर मोमेंटम जो है वो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। इसी को हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। सो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब है, कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब होता है जब उस पार्टिकल पर या तो कोई फोर्स ना लग रहा हो, और जब अगर उस पर फोर्स लग रहे हो तो उन सारे फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट है वो क्या रहे, वो ज़ीरो रहे। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स पर इधर से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और इधर से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगा। तो इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट आ गया वो कितना आ गया, 0। जब नेट इफेक्ट 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये फोर्स, ये जो बॉक्स है ना तो वो इधर खिसकेगा ना ही वो इधर खिसकेगा। तो जब वो किधर भी खिसक ही नहीं रहा है तो वो रेस्ट में रहेगा, तो इसका मतलब है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द
नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज ज़ीरो। ये वो सिचुएशन है जब उस पार्टिकल पर जो भी फोर्स लग रहा है उसका नेट इफेक्ट क्या होता है, ज़ीरो रहता है। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल रिक्वायर्स नॉट ओनली ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम ज़ीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स बट ऑल्सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम यानी कि ज़ीरो नेट एक्सटर्नल टॉर्क। और इक्विलिब्रियम पोजीशन उस कंडीशन में ही नहीं कहा जाता जब उस पर की एक ट्रांसलेशन फोर्स लग रहा हो, यानी कि सिंपली आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि सपोज हमारे पास ये वाला जो बॉक्स था उस पर हम इधर से फोर्स लगा रहे थे, इधर से फोर्स लगा रहे थे और दोनों तरफ से सेम फोर्स लगा रहे थे। तो सेम फोर्स लगाने की वजह से इस फोर्स ने इसको कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से इस पर नेट इफेक्ट कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। जब नेट इफेक्ट ज़ीरो हो गया तो ये रेस्ट में आ रहेगा, ये बॉक्स रेस्ट में रहेगा और रेस्ट में रहेगा दैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब यही कंडीशन एक रोटेशनल फोर्स के साथ भी होती है। जैसे सपोज करिए ये एक बहुत बड़ा सा एक वुडन लॉग है। अब इस पर दो पर्सन फोर्स लगा रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन। दोनों फोर्स सेम लग रहे हैं, तो जब ये दोनों फोर्स सेम लगेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से जब ये कैंसिल कर देंगे तो ये क्या रहेगा, एक रोटेशनल मोशन जो था इस पर, जिसकी वजह से इसमें टॉर्क क्रिएट हो रहा था, तो यहाँ पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ this means that the particle is either at rest or in uniform if two bodies। तो इसका मतलब ये है कि जब वो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा तो इसका मतलब है या तो वो पार्टिकल जो है वो रेस्ट में रहेगा या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। इफ़ टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन अ पार्टिकल इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स, मीन्स यहाँ पर जो फर्स्ट डायग्राम दे रखा है उसमें देखिए कि यहाँ पर दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल हैं, बट दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। F1 प्लस F2 इक्वल्स टू करोगे तो ये हो गया आपका ज़ीरो। इक्विलिब्रियम अंडर थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस। अब यहाँ पर ये जो पार्टिकल है उस पर तीन फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3। अब जब ये तीनों फोर्सेस का नेट इफेक्ट ज़ीरो आ रहा है, रिक्वायर्स दैट द वेक्टर सम ऑफ देम इज ज़ीरो। तीनों फोर्सेस का नेट इफेक्ट ज़ीरो आ रहा है, दैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और इस टाइप के फोर्सेस को हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। ज़ीरो कैसे आएगा, अगर हम सपोज कर लें कि F1 F2 दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, ये वाला वेक्टर ये है और ये वाला वेक्टर ये है, तो इसको पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग जब हम इसको वेक्टर्स को हम एक पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं तो इन दोनों वेक्टर्स का जो टोटल होता है वो उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से शो होता है। तो यहाँ पर F1 और F2 इन दोनों का जो टोटल है वो F3 से शो किया गया है और F3 क्या है, इस गिवन पैरेललोग्राम का डायगोनल है। तो इस कंडीशन में F3 जो हो जाएगा वो इस F3 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला F3 और ये F3 दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, बट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहाँ पर F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा और जब आप F1 F2 की जगह पर F3 रखेंगे तो F3 प्लस F3 इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये पूरी क्वांटिटी जो है वो क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। सो बाय द triangle law of vectors, the three sides of a triangle with arrows taken in the same order represent the equilibrium forces। तो यहाँ पर जो आपके ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग जब हम तीन साइड्स को तीन एरो से यानी कि तीन वेक्टर से शो करते हैं तो ये जो और जो कि सेम ऑर्डर में हो तो वो भी एक इक्विलिब्रियम फोर्सेस को शो करते हैं। कहने का मतलब इन सारे चीज़ों का मतलब यही है कि जब कोई भी पार्टिकल पर एक या एक से ज़्यादा फोर्सेस लगते हैं और इतने फोर्सेस लगने के बाद भी वो पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उस पार्टिकल पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस का नेट इफेक्ट ज़ीरो आ रहा है। और जब नेट इफेक्ट ज़ीरो आएगा तो वो बॉडी रेस्ट पोजीशन में रहेगी और जब वो रेस्ट पोजीशन में रहेगी तो इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। सपोज करिए कि आप खड़े हैं और आपके दोनों हाथों को आपका एक एक फ्रेंड खींच रहा है और
जब दोनों हाथों पर सेम फोर्स लग रहा है तो ना तो आप लेफ्ट साइड जाएंगे ना ही आप राइट साइड जाएंगे, आप बीच में खड़े रहेंगे। जब आप बीच में खड़े रहेंगे दैट मीन्स आप रेस्ट पोजीशन में हैं, यानी कि आप पर लगने वाले दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो यही एक छोटा सा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, यानी कि उस पार्टिकल पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस का नेट इफेक्ट क्या है, 0 है। क्लियर है? सो नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।